हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ने वाले हैं मैक्सवेल्स इक्वेशंस एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके, तो ये टॉपिक हमारे जेईई मेंस के सिलेबस में काफी क्रूशल है। इनफैक्ट मैक्सवेल्स इक्वेशंस की अगर हम बात करें तो ये पूरे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स वाले स्ट्रेच में सबसे इंपॉर्टेंट और कंसाइज थ्योरी है। तो हम देखते हैं कि हम अपना पूरा इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का जो कंटेंट है वो इस एक छोटे से चैप्टर के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू हम फटाफट से रिवाइज कर लेंगे एंड हम सीखेंगे कि किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पढ़ा जाता है और एग्जाम्स में पूछा जाता है और हमें उसे कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम किस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को स्टडी करेंगे। ओके, तो बात शुरू होती है हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के चैप्टर में। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने बहुत ही एलिगेंट एक लॉ पढ़ा था, गॉस लॉ, जो कि ओरिजिनली एक मैथमेटिशियन थे। उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन लॉ हमारे सामने दिया था। वो लॉ क्या बोलता है कि लेट से आपके पास कोई भी एक रैंडम शेप क्लोज्ड सरफेस हो, क्लोज सरफेस होना जरूरी है, कोई भी एक रैंडम शेप क्लोज सरफेस हो और उसके वॉल्यूम इनक्लोज्ड के अंदर मान लो आपका चार्ज रखा है लेट से Q। ओके, तो कहना है से अंदर भी चार्ज है, हो सकता है कुछ चार्जेस बाहर भी हो, Q1, Q2, फलाना ढिमकाना है, सो ऑन। तो रैंडम सेट ऑफ चार्जेस अगर आपके पास हैं और ये क्लोज्ड आपके पास रैंडम शेप्ड सरफेस है, तो आप नेट फ्लक्स उस सरफेस के थ्रू बता सकते हैं, जो हम डिफाइन करते हैं क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds से। और वो नेट फ्लक्स सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा एक चीज पर, और वो एक चीज क्या है? वो एक चीज है चार्ज इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस। मतलब आपको सिर्फ चार्ज इनक्लोज पता करना है और आपको पता चल जाएगा कि आपकी जो क्लोज सरफेस है, जिसको हम गॉसियन सरफेस बोलते हैं, उसके थ्रू टोटल नेट फ्लक्स कितना होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये बाहर वाले चार्जेस किस तरीके से घूम रहे हैं, कहां मस्ती कर रहे हैं और कितना फ्लक्स या कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, सिर्फ आपको इनक्लोज्ड चार्ज के बारे में वरी करना है। तो वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल इक्वेशंस इन फिजिक्स, ठीक है, लेट से हम एक चार्ज फ्री रीजन अज्यूम करते हैं, हम एक ऐसा रीजन अज्यूम करते हैं जहां पे हमें पता है कोई नेट चार्ज Q नेट इज 0। तो अगर चार्ज फ्री रीजन है तो जाहिर सी बात है आपका जो इनक्लोज चार्ज होगा वो आपका 0 हो जाएगा, और इनक्लोज चार्ज 0 है तो इस इंटीग्रल की वैल्यू यानी कि नेट फ्लक्स की वैल्यू, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये तो बात हो गई गॉस लॉ की। अब हम गॉस लॉ की बात कर क्यों रहे, एक पल में आपको पता चल जाएगा, नोट करना। देन दूसरी इंफॉर्मेशन हमने पढ़ी थी जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ रहे थे। भाई हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिक चार्जेस का तो हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज है तो उससे कन्वेंशनली इलेक्ट्रिक फील्ड ओरिजिनेट होता हुआ हम मानते हैं। नेगेटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड फना होती हुई हम कन्वेंशनली मान लेते हैं। तो हमने मान लिया था कन्वेंशनली कि दो तरह के इलेक्ट्रिक चार्जेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जन्म लेती हैं, नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फना हो जाती हैं, राइट। इसलिए इनको इलेक्ट्रिक मोनोपोल्स बोलते हैं। पर ऐसा कोई फंडा क्या हमारे मैग्नेटिज्म में था? नहीं, हमने देखा था मैग्नेटिक मोनोपोल्स। मैग्नेटिक मोनोपोल्स डज नॉट एग्जिस्ट। मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब हम बता नहीं सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां जन्म ले रही हैं और कहां फना हो रही हैं। हम अगर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर भी लें, मान लो हमने एक क्लोज क्यूबिकल बॉक्स ड्रॉ कर दिया और लेट से इसके थ्रू कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं, लेट से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस क्यूब के थ्रू गुजर रही हैं, तो क्या मैं बोल सकता हूं जितना मैग्नेटिक फ्लक्स इनपुट में रहा उतना ही मैग्नेटिक फ्लक्स आउटपुट में रहा? और अगर ऐसा है तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू दिस क्लोज सरफेस इज 0। क्या आपको समझ आया? और नेट मैग्नेटिक फ्लक्स 0 होने का क्या मतलब है कि इसके अंदर कोई मैग्नेटिक मोनोपोल्स नहीं हो सकता, जो कि होता ही नहीं है, करेक्ट। तो इसलिए आप संसार में, आप स्पेस में कोई भी एक क्लोज सरफेस इमेजिन करें तो उसके थ्रू जितना मैग्नेटिक फ्लक्स एंटर करेगा उतना एग्जिट करेगा। तो ये जो छोटी सी क्यूट सी प्यारी सी
इक्वेशन, जो आपको ये छोटी सी मैथमेटिकल इक्वेशन दिख रही है, ये अपने आप में बहुत सारी सिमेट्री और ब्यूटी समेटे हुए है, और ये आपको बता रही है कि भाई मैग्नेटिक मोनोपोल्स का अस्तित्व नहीं है। जितनी फील्ड लाइंस एक सरफेस पे एंटर करेंगी उतनी ही एग्जिट कर जाएगी। क्लोज इंटीग्रल मतलब क्लोज सरफेस, बी डॉट डी ए मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स, नेट इट शुड बी जीरो। समझ आया? तो ये हमने इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ी तो नहीं, पर हमने जरूर इसके बारे में बात कहीं ना कहीं सुनी होगी कि भाई आप स्पेसिफिकली नहीं बता सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन कहां जन्म ले रही है, राइट? ये हो गई दूसरी बात। तो ये मैक्सवेल को अप्रोच करने का दूसरा इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं। अब आ गई तीसरी बात, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्वेशंस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स अगेन, जो हमने पढ़ा था, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। याद है वो दिन जब आपने सोलेनॉइड देखा था, सोलेनॉइड पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया था, और अगर आप एक चुंबक ले जाते हैं और चुंबक को अगर आप मूव करवाते हैं थ्रू दिस पर्टिकुलर सोलेनॉइड, तो इस गैल्वेनोमीटर में आपको डिफ्लेक्शन मालूम पड़ता है। इसको फिर हमने कंसेप्चुलाइज किया था, एक्चुअली तो फैराडे ने किया था, हम जब पढ़ रहे थे तो हमने कंसेप्चुलाइज किया एंड उसको हमने बोला फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो क्या बोलता है कि एक क्लोज्ड लाइन इंटीग्रल में, ध्यान देना भाई, इससे पहले जो दो थे वो एरिया सरफेस इंटीग्रल थे, सरफेस इंटीग्रल, अगला वाला भी था सरफेस इंटीग्रल, अब आएगा लाइन इंटीग्रल। ओके, तो क्लोज सरफेस पे अगर आप बी डॉट डीएल करते चले जाएं, बी डॉट डीएल करते चले जाएं, तो आपका जो नेट ईएमएफ इंड्यूस होगा वो होगा माइनस डी फाई बी बाय डी टी, यानी मैग्नेटिक फ्लक्स के होने की रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत थी इंड्यूस करंट लाने के लिए? नहीं, मैग्नेटिक फ्लक्स की जरूरत नहीं थी, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की जरूरत थी। मैग्नेटिक फ्लक्स होने से करंट इंड्यूस नहीं होता, मैग्नेटिक फ्लक्स के टाइम के साथ चेंज होने से करंट इंड्यूस होता है। और दिस वाज द ब्यूटी ऑफ फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि फिर हमने डायनामो में, जनरेटर्स में, मोटर्स में, सब में यूज किया। ओके, तो ये आपका फैराडेज लॉ आएगा। आई होप यू कैन रिमेंबर फैराडेज लॉ, ईएमएफ इंड्यूस। ये हमने फिर 50 जगह लगा दिया था। हमने म्यूचुअल इंडक्टेंस की बात की थी कि भाई तुम में करंट चेंज हो रहा है तो मेरे अंदर भी कुछ कुछ हो रहा है, ये अगर रिंग में करंट चेंज हो रहा है तो इस हाथ के अंदर भी कुछ कुछ होगा। तो बेसिकली दैट वाज अ फिनोमेना ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसी तरीके से लेट्स से ये आपका सोलेनॉइड है, इसमें आपने करंट चेंज किया टाइम के साथ, तो इसके खुद के करंट चेंज होने की वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इसके एंड्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस आ जाएगा, और इसी को हमने, याद करो, इंडक्टर बोला था, और ईएमएफ इंड्यूस हमने बोल दिया था माइनस एल डी आई बाई डी टी। याद आया? दिमाग पे जोर डालो। तो ये तीसरा हमारा इंपॉर्टेंट लॉ हो गया इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देन चौथी बात आती है एम्पेयर सर्किटल लॉ। एम्पेयर लॉ आपको क्या बोलता है? एम्पेयर लॉ बोलता है अगेन ये एक लाइन इंटीग्रल है। लेट से इस स्क्रीन से बाहर हम आपकी दिशा में एक करंट आ रहा है, एक करंट स्क्रीन के अंदर जा रहा है, तो आप उस पर्टिकुलर अरेंजमेंट के एक चारों तरफ क्लोज लूप में घूम जाएंगे और आप मैग्नेटिक फील्ड और डीएल वेक्टर का डॉट ले लेंगे। डीएल वेक्टर बोले तो लेट से दिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में आप मूव कर रहे हैं, तो बी डॉट डीएल इस पूरी रिंग पे करते चलोगे तो आपको मिलेगा म्यू नॉट टाइम्स इनक्लोज्ड करंट, आई इनक्लोज्ड। यहां कंसिडर करो ये आपका वायर है, इस डायरेक्शन में आपका करंट जा रहा है आई, राइट। तो इस करंट में राइट हैंड रूल के कारण ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है, राइट। और इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर आप बी डॉट डीएल करेंगे पूरी क्लोज लूप में तो आपको म्यू नॉट आई इनक्लोज मिल जाएगा। इसको हम एम्पेयर सर्किटल लॉ के नाम से जानते हैं, करेक्ट। ये भी हमने अप्लाई किया हुआ है। लेट से एक रीजन है जहां पे करंट नहीं है, करंट फ्री रीजन, तो कहना से करंट फ्री रीजन के लिए ये लाइन इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा। ध्यान देना, करंट फ्री रीजन के लिए ये लाइन इंटीग्रल आपका जीरो हो जाएगा। तो कहना से अभी तक हमने ये चार चीजों की बात की। अगर हम चार्ज और करंट फ्री रीजन कंसिडर करें, ध्यान देना, चार्ज फ्री मतलब कोई चार्ज नहीं है,
करंट फ्री मतलब कोई करंट नहीं है, तो कहना है इसे गॉस लॉ ये वाली शक्ल ले लेगा, क्यू इनक्लोज जीरो है। एम्पेयर सर्किटल लॉ ये वाली शक्ल ले लेगा। अब यहां मैंने ये खतरे का लाल लकर क्यों लगाया वो देखते हैं, ठीक है। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये वाली शक्ल ले लेगा, और इसका कोई नाम नहीं है पर इसको मैं मैग्नेटिक मोनोपोल बोल देता हूं। वो जो मैग्नेटिक मोनोपोल वाली बात थी वो ये है, या फिर इसका कोई नाम नहीं है तो इसको बोला जाता है फलाना, ठीक है। तो 4 लॉ हैं हमारे पास अभी तक जो हमने पढ़े, गॉस लॉ, फलाना लॉ, फैराडेज लॉ और एम्पेयर्स लॉ, करेक्ट। ये 4 लॉ हैं हमारे पास। गॉस लॉ और फलाना लॉ सरफेस इंटीग्रल की बात करता है, और फैराडेज लॉ और एम्पेयर्स लॉ लाइन इंटीग्रल की बात करता है, करेक्ट। तो ये सारी मूवी कौन देख रहा था? ये सारी मूवी देख रहे थे मैक्सवेल भाई साहब। मैक्सवेल भाई साहब ने कहा वाह मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का, गौर करना, इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल एक चार्ज फ्री रीजन में 0 होता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। फिर उसने नोट किया अच्छा मैग्नेटिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल भी 0 होता है। मजा आ गया, बहुत भयंकर सिमेट्री है भाई साहब। एकदम एक्साइटमेंट छा गया मैक्सवेल के लॉ में कि यार इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि अपने आप में एक अलग फिनोमेना है, मैग्नेटिक फील्ड जो कि अपने आप में एक अलग फिनोमेना है, पर कुछ ना कुछ संबंध इनमें जरूर नजर आ रहा है, राइट। क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी ए और क्लोज इंटीग्रल B डॉट डी ए 0 आ रहा है। उसने कहा चलो ठीक है, ये तो एस्टैब्लिश मैंने कर दिया, एक बार लाइन इंटीग्रल की बात करते हैं। तो उसने बोला कि भाई फराडे भाई साहब बोल के गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो लाइन इंटीग्रल है वो टाइम डेरिवेटिव होता है किसका? मैग्नेटिक फ्लक्स का, राइट। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है दैट वुड बी क्लोज इंटीग्रल E डॉट डी एल, यानी कि लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। आसान भाषा में बोलूं तो अगर किसी रीजन में मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है तो वहां पे कौन जन्म लेगा? एक नॉन कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड जन्म लेगी। मतलब पहला हिंट हमें यहां मिला इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के जुड़े होने का। वो क्या था कि अच्छा मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती, यही था इफेक्टिवली। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करो तो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती। फिर मैक्सवेल भाई साहब ने इसे देखा और यहां वो थोड़ा उदास हो गए। वो उदास क्यों हो गए कि अरे यार मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करने से इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा हो रही है, पर कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पे कुछ तो मिसिंग है, हम कुछ तो है जो हम नोटिस नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा मैक्सवेल को महसूस हुआ और मैक्सवेल ने इस चीज पर काम करना शुरू किया। एंड इंडीड ही वाज राइट। बात है सन 1850 समथिंग की, राइट। आज से कुछ 170 साल पहले की बात है। और मैक्सवेल ने जब ये सिमेट्री नोटिस की और यहां पे ये छोटा सा डिफरेंस उसको दिखा तो उसके दिल में दर्द उठा और उसने इस पे काम करना शुरू किया। और फिर उसको रियलाइज हुआ कि वो सही बोल रहा था। उसने उस मिसिंग टर्म को ढूंढ निकाला। ये थी वो मिसिंग टर्म। अब ये कहां से आई? एक पल ठहर जाओ, ये पता चल जाएगा। पर उसने उस मिसिंग टर्म को ढूंढ निकाला। भाई ये तो बात हो चुकी है, फैराडेज लॉ की बात हो चुकी है। यहां पे एक चार्ज और करंट फ्री रीजन में मैक्सवेल ने प्रूफ कर दिया कि भाई एक टर्म है जो हम मिस कर रहे हैं। और अगर मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा हो सकती है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से मैग्नेटिक फील्ड भी पैदा हो सकती है। दिस वाज मैक्सवेल्स आर्गुमेंट। और ये मिसिंग टर्म और ये बाकी दोनों आप यूं मान लो डायमेंशनल एनालिसिस के प्रोडक्ट है, राइट। तो ये मिसिंग टर्म को ढूंढा गया और पता किया गया। अब कैसे ढूंढा गया उसका एक छोटी सी हिंट मैं आपको देता हूं, झलकी देता हूं, बिकॉज इट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर सिलेबस, बट आपको फील आ जाए इतना हिंट मैं आपको दे दूंगा। सो दिस वॉज इंडीड द मिसिंग टर्म। और अब मैक्सवेल की जान में जान है कि हाँ भाई अब अच्छा लग रहा है, अब प्रॉपर सिमेट्री फील हो रही। इस सरफेस इंटीग्रल दोनों के 0 हो गए और लाइन इंटीग्रल दोनों के इस तरीके से हो गए कि एक का फ्लक्स चेंज दूसरे को प्रोड्यूस कर रहा है, करेक्ट। दिस वॉज मैक्सवेल्स कॉन्ट्रीब्यूशन। और उस दिन के बाद से इस इक्वेशन का नाम चेंज कर दिया गया, रिवाइज कर दिया गया आई वुड से, एंड इसका नाम हो गया एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ।
क्योंकि ऑब्वियसली इसमें जो मिसिंग टर्म है एक बहुत बड़ा डिस्कवरी था और इसका नाम कर दिया गया एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ। तो अब से हम इसे एम्पेयर्स लॉ ना बोल के थोड़ा और प्रिसाइज नाम देंगे एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ। और ये तो अपना वही गुड ओल्ड फ्रेंड गॉस लॉ, फलाना लॉ, देन फैराडेज लॉ। ओके, तो अब ये मिसिंग टर्म हमने कैसे उठाई उसको मैं फील दिलाता हूं। तो आप एक सिस्टम कंसिडर करो, चार्जिंग कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, चार्ज हो रहा है, चार्ज हो रहा है मतलब दोनों प्लेट्स पर करंट आए जा रहा है, आए जा रहा है। अब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है तो कंसिडर करो कि इस कैपेसिटर की ये लेफ्ट वाली प्लेट है, ये राइट वाली प्लेट है। इस पे चार्ज प्लस क्यू आ रहा है, इस पे चार्ज माइनस क्यू आ रहा है और टाइम के साथ ये चार्ज बढ़ता चला जा रहा है। ओके, ये इस तरीके से करंट आ रहा है, इस तरीके से करंट निकल जा रहा है। करेक्ट। तो कहना है इसे, इस पे अगर मैं एक ऐसी सरफेस इमेजिन करूं, ध्यान देना, एक ऐसी सरफेस जो S1 हो, S1 देखो, कहना है इसे S1 एक सर्कुलर सरफेस है जो इस वायर को अपने अंदर समा के रखी, और एक दूसरी सरफेस ये वाली है आपकी S2 जो कि दोनों प्लेट्स के बीचों बीच पड़ रही है। राइट, दिस इज प्लेट 1, दिस इज प्लेट 2 और S2 इस तरीके से आपकी सरफेस। तो कहना है इसे आप एम्पेयर्स लॉ जो कि आपका एग्जिस्टिंग था बिना मिसिंग टर्म के, अगर वो लगाओगे तो आपको दिक्कत दिख जाएगी। वो क्या होगी कि S1 के थ्रू तो करंट जा रहा है I, तो आप लिख दोगे क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl, यानी कि आप इस पर्टिकुलर S1 पे घूम जाओगे, अगर इस तरीके से आ रहा है आपका, ये बर्बादी हो, किस तरीके से इधर करंट आ रहा है, तो ये सेंस आएगा आपके मैग्नेटिक फील्ड का। आप इस डायरेक्शन में अगर घूम जाओगे, इस तरीके से इस सेंस में अगर आप घूम जाओगे तो आपको B डॉट dl मिलेगा म्यू नॉट I। सो फार सो गुड, करेक्ट। मेन दिक्कत कब होगी, जब आप सरफेस S2 के अक्रॉस जाओगे और आप इसी इंटीग्रल को इवैल्यूएट करने की कोशिश करोगे। आपको कोई करंट तो बीच में दिखेगा नहीं, भाई यहां कोई कंडक्टिंग वायर तो है नहीं, कंडक्टिंग वायर नहीं है तो करंट नहीं है, करंट नहीं है तो I इनक्लोज 0 है। तो कहना है इसे S2 के लिए ये इंटीग्रल 0 आ रहा है, तो कितना घोर वायोलेशन आ गया। दिस इज अ वायोलेशन ऑफ एम्पेयर्स लॉ। और यहीं से फराडे को चमका कि यार कुछ ना कुछ टर्म मिसिंग है। तो फिर उसने आर्ग्यू किया कि भाई अगर ये चार्ज हो रहा है कैपेसिटर, राइट, ये कैपेसिटर अगर चार्ज हो रहा है तो चार्ज ऑन कैपेसिटर क्यों बढ़ रहा है, करेक्ट, क्यों बढ़ रहा है, तो इन कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ रही है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बढ़ रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर बढ़ रहा है मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है इसका मतलब किसी ना किसी तरीके का करंट तो इन दोनों प्लेट के बीच में एग्जिस्ट करेगा बाय द फील ऑफ सिमेट्री। तो उस करंट को नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट। यहां एक नए किस्म के करंट का जन्म हुआ है जिसको हम बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, और ये गेस करना बहुत मुश्किल नहीं है कि वो कैसे दिया जाएगा, एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बाई डी टी, मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने का रेट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अभी तक ये हमारी नजरों से बच क्यों गया था भाई, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से लेके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ लिया और अभी तक हमें एक किस्म के करंट के बारे में बताया ही नहीं गया। जी हां, क्योंकि अभी तक हमने ऐसे बहुत केसेस पे ध्यान नहीं दिया जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही थी, जहां पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा था, और हो भी रहा था तो हमने इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को अभी तक इग्नोर करके रखा था कि एक डिस्प्लेसमेंट करंट नाम का फिनोमेना एग्जिस्ट कर रहा है इस चार्जिंग कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स के बीच में। ओके, तो अब हम जानते हैं कि एक और करंट की टर्म है डिस्प्लेसमेंट करंट। फाइन, तो अब ये रिवाइज्ड आपका सिचुएशन आ गया भाई, S1 तो पहले ही सॉर्टेड था और S2 में क्या हो रहा है, S2 में ये काम हो रहा है, राइट। क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl 0 नहीं है, क्लोज इंटीग्रल B डॉट dl है म्यू नॉट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट। तो याद करो वो मिसिंग टर्म, याद करो, समझ आया। तो वो मिसिंग टर्म का ओरिजिन यहां से आ रहा है म्यू नॉट टाइम्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ओके, तो अब हम कंसाइज फॉर्म में बात करते हैं। सारे करेक्शंस के बाद, सारे मिसिंग टर्म्स जोड़ देने के बाद, ये हमारा गुड ओल्ड फ्रेंड, सॉरी, दिस इज आवर गुड ओल्ड फ्रेंड गॉस लॉ, राइट, फलाना लॉ।
Faraday's law and the corrected Ampere-Maxwell law, right? Close integral B dot dl is mu naught IC plus ID. IC को हम बोल देते हैं कंडक्शन करंट और ID को हमने बोला है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो आप नोट करो कि ये एक जनरल फॉर्म ऑफ चारों इक्वेशंस है। अब हमने करंट फ्री और चार्ज फ्री वाली कंडीशन भी नहीं लिए, राइट? अब हमने बोल दिया कि भाई हो सकता है आपके रीजन में चार्ज हो तो ये वापस Q इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। हो सकता है आपके रीजन में करंट फ्लो कर रहा हो तो कंडक्शन करंट अब उसको बोलेंगे। हम सिर्फ करंट बोल के खाना पूर्ति नहीं करेंगे, अब हम उसका एक स्पेसिफिक नाम लेंगे कंडक्शन करंट, क्योंकि एक और किस्म का करंट मार्केट में आ चुका है, राइट? तो उसको हमने नाम दिया कंडक्शन करंट का। और जो दूसरा करंट हमने सीखा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने से आता है, दैट वाज डिस्प्लेसमेंट करंट, जिसकी डेफिनेशन हमें क्या पता चली, I एप्सिलॉन नॉट d phi E अपॉन dt। इसको हम डिफाइन करेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, ठीक है? तो ये बात हो गई मैक्सवेल्स लॉ की। भाई बहुत अच्छे शब्दों में रिचर्ड फेनमैन ने अपनी किताब में बात की है कि अगर तुम वर्ल्ड की लेट से कल दुनिया खत्म होने वाली और आप जितनी भी जानकारी है उसको एक छोटे से पन्ने पे लिखना चाहते हैं और लेट से अगली जनरेशन को पास ऑन करना चाहते हैं, तो कुछ चंद फिजिक्स की इक्वेशंस होंगी, उनमें से कुछ ये 4 इक्वेशंस होंगी जिन्हें हम मैक्सवेल्स इक्वेशन बोलते हैं। तो आपका पूरा इलेक्ट्रोडायनामिक्स इन 4 इक्वेशंस के बलबूते पे टिका हुआ है। ये 4 इक्वेशंस आपके सारे इलेक्ट्रोडायनामिक्स के कॉन्सेप्ट्स और थ्योरीज को अपने कंधों पे संभाले हुए हैं। सो वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट इक्वेशंस दैट वी गॉट फ्रॉम दीज गाइस, ओके? तो अब देखते हैं कि इससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्या लेना देना है, ठीक है? तो देन बात आती है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। तो ये सब पूरी एनालिसिस करने के बाद मैक्सवेल ने बोला कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड डीपली रिलेटेड है, राइट? और थोड़ा उसने और एनालिसिस किया तो उसने प्रिडिक्शन की, राइट? उसने क्या की? प्रिडिक्शन की। किस चीज की प्रिडिक्शन की? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की प्रिडिक्शन की। वही 1800 लेट से 58 के आसपास उसने प्रिडिक्शन की कि अगर ऐसा है, इतनी भयंकर सिमेट्री एग्जिस्ट कर रही है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की एक एंटिटी संसार में होनी चाहिए, राइट? उसने क्या आर्ग्यू किया कि भाई अगर आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर हैं, ये आपको पता है ऑलरेडी, आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस रेस्ट पर हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे, जिस पे पूरा एक चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, करेक्ट? अगर आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं, यूनिफॉर्म मोशन कर रहे हैं, तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे। याद है क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं, पर वो मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस करेंगे, करेक्ट? और इस पे भी हमने एक चैप्टर देखा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर फराडे ने बोला कि भाई अगर आपके चार्जेस एक्सेलरेटेड हैं, वर्ड पे गौर करना, एक्सेलरेटेड मतलब वेलोसिटी उनकी टाइम के साथ चेंज कर रही है, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे, पर वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम का एक फिनोमिना प्रोड्यूस करेंगे। तो वो एक फिनोमिना मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होनी चाहिए, और ये कैसे बनेगी? आप चार्जेस को एक्सेलरेट करवा दो, बन जाएगी। अब वो क्या होती हैं वो हम देखने वाले हैं, ठीक है? इस तरह की उनकी शक्ल होती है। इस शक्ल को देख के अभी भड़बड़ाओ मत भाई, कुछ चंद मिनटों में आपको ये पूरा केस, पूरा गेम समझ में आने लगेगा, राइट? भाई ये आपकी जानी पहचानी शक्ल है। याद करो पुराने दिन जब आप छत पे जाया करते थे और नीचे एक बंदा खड़ा होकर टीवी के सामने आवाज लगाया करता था कि हाँ भाई थोड़ा और हिलाओ, थोड़ा और हिलाओ, अभी सिग्नल कैच हो रहा है, राइट? सो अगर आप काफी नई जनरेशन है, अगर आप तीसरी शताब्दी की औलाद हैं, आप 2000 बाद की जनरेशन है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपने शायद ये एंटीना ना देखा हो या यूज ना किया हो। इसको बोला जाता है एंटीना, ओके? बधाई, इसको बोला जाता है एंटीना।
और एंटीना को किस तरीके से यूज करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो बेसिकली एंटीना अगर आप डेली लाइफ से रिलेट करें तो आपकी टीवी सिग्नल्स जो हैं उससे आप रिलेट कर सकते हैं। ये काम कैसे करता है अब आपको वो समझ में आने लगेगा। ये डंडी पे ध्यान दो, एंटीना की सिर्फ एक डंडी पे ध्यान दो, ठीक है। इस डंडी की मैं बात करता हूँ, ये मेटल होता है ये, तो ये डंडी मैंने यहाँ पे बना दी, करेक्ट। तो इस डायग्राम को सिंप्लीफाई कर दिया कि लेट से इस डंडी को मैंने एक एसी करंट दिया, राइट। इस डंडी को मैंने एक ऑल्टरनेटिंग करंट दिया एंटीना की डंडी को, तो कहना है इसे ऑल्टरनेटली इस साइड पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आते जाते रहेंगे, राइट। इस पल ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, जस्ट अगले पल ये नेगेटिव ये पॉजिटिव एंड सो ऑन। तो कहना इसे क्या चार्ज यहां पे कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं? नहीं, चार्ज यहां पे एक्सिलरेटेड दशा में है। कैसी दशा में है? एक्सिलरेटेड है। तो एक इंस्टेंट पर मान लो ये सीन है, पॉजिटिव चार्ज डंडी के ऊपर वाले हिस्से पे, नेगेटिव चार्ज डंडी के नीचे वाले हिस्से पे। तो क्या आप देख पा रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑब्वियसली पॉजिटिव टू नेगेटिव रहेगी, करेक्ट। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये रहेगी तो आपका करंट जो होगा वो इस तरीके से आ जाएगा, क्योंकि आपका करंट इस तरीके से फ्लो करेगा, करेक्ट। और करंट इस तरीके से फ्लो करेगा तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये इमेजिन करो, कहना है इससे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इस तरीके से। क्या आप देख पा रहे हो ये इस तरीके से जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की गई है। तो किसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड अपनी पीक वैल्यू पर होगी, पीक वैल्यू पर, किसी टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड 0 होगी, और वो ही एक पैटर्न बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, इन चार्जेस का मूव करना पैटर्न बना रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का। तो ये तो बात हो गई मैग्नेटिक फील्ड की। इसी तरीके से कहना है इसे, अगर आप यहां से देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रोड्यूस हो, राइट। मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से प्रोड्यूस हो रही है, एंड दिस इज हाउ यू प्रोड्यूस व्हाट? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, right? This is how you produce electromagnetic waves. परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, राइट। तो दिस इज हाउ आप एंटीना के थ्रू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है भाई। तो एक पल के लिए इस पिक्चर को अपने अंदर समा जाने दो, राइट, गहरी सांस लेके। ये वही है जो हमने अभी अभी प्रोड्यूस किया है। क्या आप देख सकते हो ये जो नीला कर्व है ये हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोडक्शन का कर्व है, राइट। हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइनोसॉइडल तरीके से प्रोड्यूस हुई है। हम इसे बोल देते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में है। एक्स वाई बोले तो लेट से इसको हम एक्स एक्सिस बोल दें और इसको हम वाई एक्सिस बोल दें। तो एक्स वाई प्लेन में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पाई जाएगी, करेक्ट। लेट से ये जो लाल वाला मरून वाला कर्व है इसको हम बोल देते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हमने अभी अभी यही प्रोड्यूस किया है, करेक्ट। ये आपका एक्स जेड प्लेन में है, मैग्नेटिक फील्ड इज इन द एक्स जेड प्लेन, इस तरीके से, राइट, आपकी तरफ आता हुआ। इसको आप मूव करता हुआ इमेजिन करें तो आपको पिक्चर पूरी क्लियर हो जाएगी, लाइक दैट्स इट, ऐसा कुछ हो रहा है, राइट। दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपोगेट। ये आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, राइट। इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट कर रही हैं, राइट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। नोट करो जो ये नीली लाइन है वो इलेक्ट्रिक फील्ड दिखा रही है एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। और ये पूरा काम किस में हो रहा है? एक्स वाई प्लेन में हो रहा है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है लाइन, लाल वाली लाइन, ये मैग्नेटिक फील्ड एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दे रही है इन एक्स जेड प्लेन, करेक्ट। तो आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी टाइम पे मैक्सिमम, किसी टाइम पे 0, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। कहना इसे कुछ तो साइनोसॉइडल बिहेवियर है, या एक और बहुत प्यारा वर्ड हमने पढ़ा था हार्मोनिक बिहेवियर है। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड का भी हार्मोनिक बिहेवियर है। दरअसल बात यह है कि ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस नहीं है कि ये दोनों का बिहेवियर साइनोसॉइडल है। भाई एक से दूसरे का अस्तित्व है, इलेक्ट्रिक फील्ड है और वो चेंज हो रही है तो मैग्नेटिक फील्ड जन्म ले रही है, और मैग्नेटिक फील्ड है और वो चेंज हो रही है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पे असर पड़ रहा है, राइट। भाई गंगाधर और शक्तिमान वाला गेम है, धीरे धीरे आपको इसका एलिगेंस, इसकी ब्यूटी समझ आएगी,
राइट। तो नोट करो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है इस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेट से x इक्वल टू x नॉट पर, राइट। तो कहना है इसे x इक्वल टू x नॉट पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड हर सेकेंड हर पल चेंज हो रहे हैं और ये इस तरीके से आपका EM वेव प्रोपगेट कर रहा है, ओके। तो हम मैथमेटिकली इसको कैसे डिस्क्राइब करते हैं वो देखना। तो हमने देखा साइनोसॉइडल बिहेवियर, तो ये फंक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, ये फंक्शन मैग्नेटिक फील्ड का होगा और जो आपका ओमेगा बाय के है इसको बोल देते हैं स्पीड ऑफ EM वेव, वेव की स्पीड, राइट। और ये वेव कैसी है, EM वेव, तो इस डायरेक्शन में आपने स्पीड ले ली। E और B जो है वो सेम फेस में ऑपरेट करते हैं, भाई इनमें फेस डिफरेंस नहीं आता और ये भी वही बात है जो मैं आपको कह रहा हूं, ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये दोनों डीपली रिलेटेड हैं। इसीलिए जब इलेक्ट्रिक फील्ड का मैक्सिमा है तभी मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमा है, देख रहे हो, मैक्सिमा मैक्सिमा, मिनिमा मिनिमा एंड सो ऑन, करेक्ट। तो इस तरीके से आप इसे विजुअलाइज करेंगे, ऑलराइट। अब देखते हैं कि एग्जैक्टली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के साथ मैक्सवेल ने किया क्या, राइट। मैक्सवेल ने किस तरीके से प्रूफ किया कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भाई हैं, हमारे आसपास ही हैं, अब वो किस तरीके से अप्लाई होंगी और वो क्या हैं, ये मैक्सवेल ने डिकोड किया, ओके। तो अब कोशिश करते हैं इसको सॉल्व करने की और मैक्सवेल ने क्या ढूंढा वो पता करने की। तो लेट से एक स्नैपशॉट हमने ले लिया, एक स्नैपशॉट हमने लिया इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का फंक्शन हमें दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो याद करो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के हिसाब से आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट कर रही थी, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड। कहना इसे मैं इसमें एक छोटा सा एलिमेंट ले लूंगा, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड है E। मान लो dx डिस्टेंस पर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ी सी बदल गई, DE प्लस DE, ओके, इस dx डिस्टेंस के कारण, राइट। इसकी लेट से मैं एक h हाइट का एक इंटीग्रल ले लेता हूं, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे फैराडेज लॉ यूज करना है, तो लाइन इंटीग्रल लगाना पड़ेगा, तो h हाइट का एक बॉक्स ले लेता हूं। तो मैंने ये लगाया और मुझे रिजल्ट के तौर पर ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली, ध्यान दो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन मिली। इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x इज नेगेटिव ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो क्या मैं डेल E बाई डेल एक्स निकाल सकता हूं इससे, हाँ जी निकल जाएगा। क्या मैं डेल B बाई डेल टी निकाल सकता हूं, हाँ जी निकल जाएगा। सॉल्व करोगे तो ये आएगी आपकी इंपॉर्टेंट बात कि E नॉट बाय B नॉट, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बेसिकली मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इनका रेशियो एक फिक्स वैल्यू आती है और वो फिक्स वैल्यू होती है ओमेगा बाय के, ओमेगा बाय के। और कहना है इसे वो स्पीड ऑफ वेव आ जाएगा, वो स्पीड ऑफ EM वेव के बराबर, राइट। तो इससे आपके न्यूमेरिकल्स में काफी चीजें पूछी जाती कि E नॉट इक्वल्स टू C टाइम्स B नॉट, आपको B नॉट दे दिया जाएगा या E नॉट पूछ लेंगे, या फिर E नॉट दे दिया जाएगा B नॉट पूछ लेंगे। ये कैसे आता है, ये फैराडेज लॉ को जब आप EM वेव में सॉल्व करते हो तब आता है। तो ये सॉल्व करना हमारे सिलेबस में टेक्निकली है नहीं, पर ये रिजल्ट से हमारे सिलेबस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ओके। अब इसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में मैं एम्पेयर मैक्सवेल्स लॉ लगा दूंगा, राइट। अब मैं XZ प्लेन में बात कर रहा हूं, मतलब XZ प्लेन में। XZ प्लेन में कहना है इसे मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट कर रही और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से क्रॉस कर रही। तो सेम काम मैं करूंगा, मैं एम्पेयर मैक्सवेल लॉ लगाऊंगा, तो मुझे लाइन इंटीग्रल लेना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, राइट। तो क्या वो इस तरीके से दिया जाएगा, म्यू नॉट डिस्प्लेसमेंट करंट, क्योंकि इस रीजन में कोई कंडक्शन करंट तो है नहीं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, तो एक डिस्प्लेसमेंट करंट होगा। तो मैं ये अप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन का रिजल्ट आ जाएगा, ओके। और ये रिजल्ट आ जाएगा, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो अब आपको समझ में आने वाला है कि ये पूरा गेम क्या है। अब आपका E नॉट बाय B नॉट का रेशियो K अपॉन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट ओमेगा के बराबर आएगा। E नॉट बाय B नॉट याद करो, हमने अभी अभी क्या लिखा, C। तो जब आप इसे सब्सटीट्यूट करोगे तो आपको मिल जाएगा C, यानी कि स्पीड ऑफ दिस वेव इज इक्वल्स टू व्हाट, 1 अपॉन अंडर रूट म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, करेक्ट। और म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या हम दोनों की वैल्यू जानते हैं,
हाँ, हम दोनों की वैल्यू जानते हैं। इसको आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कुछ याद आया? ये वैल्यू पे पहुंच के मैक्सवेल ने बोला यार ये तो देखा हुआ है, I've seen this figure hundreds of times before this time। 1,00,000 बार मैंने ये देखा है फिगर, और ये तो स्पीड ऑफ लाइट है, पर मैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात कर रहा हूं। व्हाट इज हैपनिंग? और ये वो यूरेका मोमेंट था जब मैक्सवेल को रियलाइज हुआ कि भाई लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो ये कुछ मोमेंट्स थे जब सॉल्व करने के बाद उसको समझ आया कि भाई लाइट क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें अभी तक समझ में नहीं आई। हमें लाइट पता है, मैक्सवेल ने प्रिडिक्ट किया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, पर वो दोनों एक ही हैं, गंगाधर ही शक्तिमान है। ओके, तो यहां मैक्सवेल ने क्लियर कर दी ये वाली बात। ओके, तो अब हम बात करेंगे एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए, और जब हम एनर्जी की बात करेंगे तो ये हमारा स्नैपशॉट था, करेक्ट, और ये हमारी एनर्जी थी। तो कैन आई से अब इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अपने साथ जो एनर्जी लेके जा रहा है, ये दो तरीके से लेके जा रहा है, राइट। एक एनर्जी इलेक्ट्रिक फील्ड में है, एक एनर्जी मैग्नेटिक फील्ड में है। भाई याद करो वो दिन जब आपने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर्ड एनर्जी पढ़ी होगी, 12 एप्सिलॉन नॉट E², एनर्जी डेंसिटी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट, कैपेसिटर में आपको बताया जाता है। देन सेम काम आपने मैग्नेटिक फील्ड में किया होगा, 12 B²/μ0, ये आपने एनर्जी डेंसिटी इन मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ी हो। ओके, तो कहना इसे EM वेव में तो दोनों है, तो इसकी जो एनर्जी डेंसिटी हो जाएगी वो 12 एप्सिलॉन नॉट E² प्लस 12 B²/μ0 के बराबर हो जाएगी। अब अगर आपको अब हर पॉइंट पे E और B तो अलग है, करेक्ट, तो जिस पॉइंट पे E और B की जो वैल्यू है, लेट्स से दिस एंड दिस, उस पॉइंट पे एनर्जी डेंसिटी उस हिसाब से होगी, राइट, क्योंकि E अपने आप में एक साइनोसॉइडल फंक्शन है और B ये भी अपने आप में एक साइनोसॉइडल फंक्शन है, करेक्ट। तो लेट्स से आपसे पूछ लें कि भाई हर पॉइंट पे चेंज हो रहा है, मुझे ये मत बताओ, मैं समझ गया, मुझे एक एवरेज बता दो, राइट, मुझे लेट से एक वेवलेंथ पे एवरेज बता दो कि मैंने लेट से आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की मैंने बात की, ये आपका 1 लैम्डा हो गया, सही बात है। 1 लैम्डा में मुझे एवरेज एनर्जी बता दो, तो 1 लैम्डा में जो एवरेज एनर्जी आती है वो 1/4 एप्सिलॉन नॉट E² प्लस 1/4 B²/μ0 के बराबर आती है। काहे कि आप इसका एवरेज लेंगे, साइन स्क्वायर फंक्शन आएंगे, साइन स्क्वायर फंक्शन का एवरेज हाफ आता है, तो हाफ के साथ 1/4 हो जाएगा। और जब आप इसको E0 को B0 में कन्वर्ट कर देंगे, या E को B में कर देंगे, या B को E में कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा 12 एप्सिलॉन नॉट E0², या फिर B0²/2μ0। यह आपका हो जाएगा एवरेज एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। इसी तरीके से एक और क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉइंटिंग वेक्टर। क्या बोलते हैं हम? पॉइंटिंग वेक्टर। ये एनर्जी, डायरेक्शनल एनर्जी फ्लक्स को रिप्रेजेंट करता है, मतलब एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम किस तरीके से ट्रांसफर हो रही है, ये वेक्टर उसे बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर का क्रॉस विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, मतलब आपकी प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में ये पॉइंटिंग वेक्टर एक्ट करेगा। ओके, तो ये कुछ स्टैंडर्ड सी चीजें जो हमसे एग्जाम में पूछ ली जाती है कि भाई एनर्जी डेंसिटी बता दो, मैक्सिमम ये बता दो, फलाना फलाना। ओके, देन बात कर लेते हैं मोमेंटम की कि भाई ये वेव है तो ये अपने साथ मोमेंटम भी लेके चलेगी, करेक्ट। तो याद करो पावर को डिफाइन करते हैं F.V से, राइट। इस केस में पावर को हम du बोल सकते हैं, ये du/dt बोलेंगे, करेक्ट, रेट एनर्जी के ट्रांसफर होने की रेट, और फोर्स को हम dp/dt बोलेंगे, स्पीड इस वेव की आ जाएगी c। तो क्या हम बोल सकते हैं dp = du/c। कैन आई से मोमेंटम इन अ वेवलेंथ इक्वल्स टू एनर्जी स्टोर्ड विद इन अ वेवलेंथ बाय c। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए जो मोमेंटम है वो एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ वेव से दिया जाता है, राइट।
तो कई बार आपसे डायरेक्टली मोमेंटम पूछ लिया जाता है, तो आप u निकालें और उसको c से डिवाइड कर दें। ओके, तो ये एग्जॉस्टिव चीज़ें जो हमसे जेईई मेंस के सिलेबस में पूछी जा सकती हैं। इसके बाहर आपसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो आई होप आपको बड़ी पिक्चर क्लियर हुई इलेक्ट्रोडायनेमिक्स की, और आई होप आपको समझ आया कि भाई कितना ब्रिलियंट डिस्कवरी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। और जब मैक्सवेल इक्वेशन को सॉल्व किया गया तो पूरी लाइट थ्योरेटिकली हमारे सामने बिछ के चली है, राइट। तो दिस इज हाउ वी अप्रोच इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। आई होप आपको मजा आया। तो अब इफ यू रियली लाइक्ड दिस पर्टिकुलर टॉपिक, देन डू सॉल्व क्वेश्चंस। ऑल द बेस्ट।